हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए पिछली क्लास से आगे चलते हैं। पिछली क्लास में आपने एक्यूमुलेटेड लॉस से जुड़ी हुई एडजस्टमेंट एंट्री समझी थी। अब आपके पास एक नई चीज आ रही है जो आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इसको समझते हुए बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं और बहुत सारी परेशानियां उनको आती हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं जिसको अभी आपने सीखा था, वो ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाते थे। अभी तक आपने ये देखा क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। मगर अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज तो हो रही है, मगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो भी चीज हम एक्चुअली बांटने वाले थे, हम उसको बुक्स में हटाएंगे नहीं, यानी कि सिर्फ उसका इंपैक्ट डाल देंगे। जो भी हम पे इंपैक्ट आना था वो इंपैक्ट डाल देंगे और उन सारी चीजों को जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के रूप में हमारे पास थी, उनको एज इट इज बुक्स में ही रहने देंगे। यानी कि वो अपनी बैलेंस शीट को मॉडिफाई नहीं करना चाहते। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से जो भी इंपैक्ट आना है उसको टोटल इंपैक्ट अपनी बुक्स में डायरेक्टली ना दिखाकर सिर्फ और सिर्फ उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू दिखाना चाहते हैं। अब इस केस में क्या होगा, यानी कि बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमारे पास मेन टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस रिजर्व्स थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी कि जितने भी आपने एडजस्टमेंट करने हैं प्रॉफिट और लॉसेस रिजर्व्स के, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू करने हैं, इसका मतलब आप अपनी बुक्स में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या जो भी चीजें आप अभी तक एडजस्ट करते आए थे उनको खत्म करते आए थे बुक से। यानी कि जब आपने जनरल एंट्री जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रूप में कर दी थी या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में कर दी थी, तो इसका मतलब वो दोनों आइटम आपकी बुक्स से खत्म हो चुके थे और पार्टनर्स के पास बढ़ चुके थे। मगर अब पार्टनर्स चाहते हैं कि यह उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे और इसका टोटल नेट इंपैक्ट उनके कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू उनको दिखाई दे। तो सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, when these are to be retained in the books of accounts, यानी कि इनको बुक्स में दिखाना हम चाहते हैं। बार बार ध्यान रखेंगे, इससे हम अपनी बैलेंस शीट को मॉडिफाई नहीं करना चाहते। पहला पॉइंट है कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी चीजें जिसका टोटल इंपैक्ट हमने डालना है, उस टोटल इंपैक्ट का नेट इफेक्ट हम देखेंगे। वो नेट इफेक्ट हमारे रिजर्व के रूप में भी हो सकता है, यानी कि वो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में होगा, रिजर्व्स के रूप में, जनरल रिजर्व के रूप में, पीएनएल अकाउंट के रूप में, क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट होगा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व के रूप में, किसी भी तरह के रूप में अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल है और तो उन सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप जोड़ लेंगे और उसके अंदर से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में या किसी फिक्टिशियस एसेट के रूप में हो सकता है, उसको लेस कर देंगे और नेट में इसका इंपैक्ट जो आएगा वो या तो प्रॉफिट का पार्ट बड़ा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का पार्ट बड़ा होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सब आप कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद जो भी ये नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट का एक्चुअली इंपैक्ट डालने के लिए आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले आप हमेशा इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे सभी क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा, चाहे वो एडमिशन का पार्ट हो, चाहे वो रिटायरमेंट का पार्ट हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर का पार्ट हो। तो गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद आपके पास जो भी नेट इफेक्ट आया उसको गेन पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे और या सैक्रिफाइस पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गेन पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेनिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का शेयर आ जाएगा।
तो ये बात क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अपनी बुक से जो भी इंपैक्ट है वो डायरेक्टली हटा नहीं रहे हैं, उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम इंपैक्ट डालेंगे। तो ये चीज के लिए आपके पास अगर इंपैक्ट डालने के लिए अगर आपके पास इन सब का पॉजिटिव इफेक्ट आया, यानी कि नेट में प्रॉफिट है, नेट में प्रॉफिट है जिसको आपने बुक से हटाना नहीं है, उस नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट आपने कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू डालना है। तो जैसे भी आप नेट प्रॉफिट का इंपैक्ट डालते थे, अभी तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का इंपैक्ट डालते थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर जो भी गेनिंग पार्टनर्स थे उनको जो गेन हुआ है उन गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे नेट इफेक्ट के अंदर। नेट इफेक्ट में अगर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, जो हमने यहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट की बात की थी ये वाली, कि नेट इफेक्ट में अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आया यानी कि गेन शेयर ज्यादा है, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज्यादा है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नेट इंपैक्ट नेट लॉस के रूप में यानी कि नेगेटिव आ जाता है, यानी कि यहां पर नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब आप इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो इस वाली एंट्री करते ही, ये वाली एंट्री करते ही आपका इंपैक्ट तो बुक्स में आ जाएगा, मगर आपके पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के रूप में जो भी आइटम्स पड़ी थी वो इंटैक्ट आपके बुक्स में दिखाई देंगी। तो चलिए टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिशन 2021 का है, क्वेश्चन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 को हम करते हैं। इस इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन लिखा हुआ है DEF। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। DEF आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन में वर्किंग है आपके पास 5:3:2। कौन कौन है जी? DEF। दे डिसाइड टू शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इनकी न्यू रेशियो जो है वो 2:3:5 के रेशियो में बटेगी। न्यू PSR है और ये ओल्ड PSR है। विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020 से स्टार्ट करेंगे। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप इनका इफेक्ट बिना, इनके ऊपर इफेक्ट बिना दिखाए, इनकी बुक वैल्यूज को हटाए बिना ही आप एक एडजस्टमेंट थ्रू के एंट्री के थ्रू इसका इंपैक्ट डाल दें। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 है। कॉन्टीजेंट रिजर्व दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 25,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस 75,000 है। तो ये तीनों चीजें प्रॉफिट के रूप में दे रखी हैं। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 1 लाख रुपीज, ये लॉस के रूप में दे रखा है। तो इनका टोटल इंपैक्ट डाल देंगे और गेनिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो हम देख लेते हैं और उसके बाद हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इन केस ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट और रिवर्स एंट्री कर देंगे इन केस ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट, नेट इफेक्ट जो अगर नेगेटिव होगा तो। चलिए, तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं नेट इंपैक्ट की, नेट इफेक्ट की। तो नेट इफेक्ट दिखाने के लिए हमारे पास जो जो क्रेडिट बैलेंसेस थे वो थे जनरल रिजर्व के रूप में, ये वर्किंग नोट्स बना रहा हूं मैं। पहला वर्किंग नोट है नेट इफेक्ट दिखाने के लिए जनरल रिजर्व के रूप में आपके पास जो पैसा पड़ा था वो है 1,50,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सर ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व क्या होता है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म किसी ऐसे किसी ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए रोकती है जिसका एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या होगा फर्म के ऊपर और कब होगा वो पता नहीं होता फर्म को। जैसे एग्जांपल के तौर पे फर्म ने कोई केस डाला हुआ है, किसी से अमाउंट लेना है और उसने आपके अगेंस्ट में भी उल्टा केस डाला हुआ है कि उसने आपसे लेना है, तो ये जो फैसला आएगा ये कोर्ट करेगा। तो हो सकता है आपके अगेंस्ट में ये फैसला आ जाए
तो उसके लिए फर्म ऑलरेडी अपनी बुक्स के अंदर कुछ रिजर्व क्रिएट करके चलती है, जिसको कॉन्टीजेंसी रिजर्व का नाम दे देते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट रेशियो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट था, तो उस प्रॉफिट में से उस कॉन्टीजेंसी रिजर्व को नहीं यूज किया गया, तो इसका मतलब इस रिजर्व के ऊपर पार्टनर्स का ही हक है, तो पार्टनर्स के रूप में ही बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी एक प्रॉफिट का पार्ट होगा, 75,000 है। तो इन तीनों का जो टोटल है वो है 1 लाख 2.5 लाख रुपए में 2,50,000। और आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में आपके पास एक बैलेंस पड़ा हुआ है 1 लाख रुपीस बुक्स के अंदर, जो एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का काम करेगा, फिक्स्ड असेट्स है। तो आपके पास 1,50,000 का नेट इफेक्ट आ गया, पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया, नेट इफेक्ट। तो इसके नेट इफेक्ट को दिखाने के लिए आपके पास इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होनी चाहिए। तो हम निकालेंगे जी सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेनिंग शेयर। तो सबसे पहले हमारे पास है डी के, हम डी की बात करेंगे तो डी का ओल्ड शेयर है 5/10 माइनस 2/10। उसके बाद ई की बात करेंगे 3/10 माइनस 3/10, और एफ की बात करेंगे 2/10 माइनस 5/10। तो ये अमाउंट आ गया 3/10, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है और ये नील हो गया। और एफ की बात करेंगे तो ये आ गया -3/10, यानी कि इसको गेन हो गया। तो अगर एफ को गेन हुआ है तो एफ को डेबिट करेंगे, और डी ने सेक्रीफाइस किया तो डी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि नेट इंपैक्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई है, तो बस क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन पूरा होने से पहले ये भी तो देख लेते हैं कि नेट इंपैक्ट जो आएगा वो कितना आएगा। तो ये पास एंट्री जो है गेनिंग या सेक्रीफाइस करने के लिए, गेनिंग या सेक्रीफाइस शेयर तो आपने निकाल लिया है 3/10, मगर यहां पर जो इंपैक्ट डालना है, जो नेट इंपैक्ट, यानी कि गेनिंग और कौन से पार्टनर्स को डेबिट करना है और कौन से पार्टनर को क्रेडिट करना है, वो तो आपने निकाल लिया, मगर अमाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट निकाल रहे हैं, नेट इंपैक्ट जो है वो क्या आएगा जी, वो आएगा 1,50,000 का 3/10, दैट इज 45,000 रुपीज एफ को डेबिट करेंगे और डी को क्रेडिट कर देंगे। तो ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी कि आपको ये क्या करना है। ये सारी कैलकुलेशन हमने कर दी है। अब इस कैलकुलेशन के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है, तो वो मैंने एंट्री आपको बता ही दी। एफ कैपिटल, ये सारी छोटी सी एंट्री करने के लिए आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी यहां पर करंट अकाउंट से संबंधित कोई भी डाटा नहीं है। तो इसका मतलब एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो यानी कि 45,000 रुपीज इसको डेबिट हो जाएंगे एफ को, और 45,000 रुपीज डी को क्रेडिट हो जाएंगे, और ई को कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसने कोई भी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कुछ भी नहीं है, इसका नील है। तो आपको बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये आपको क्लियर हो चुका है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये एंट्री आपने की है तो इसका मतलब कोई भी इंपैक्ट उनकी कॉन्टेंजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस बुक्स में दिखाई दे रहा था उस पे नहीं आया है, उसका नेटिंग इफेक्ट आया है। तो इसका मतलब आप उन सारी चीजों को बुक्स में
एज इट इज ही दिखाएंगे। नई जो फर्म बनेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, जो नई फर्म बनी है, उस फर्म के अंदर उनकी बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो ऑलरेडी बुक्स में दिखाई दे रहे थे वो बुक्स में अभी भी दिखाई देंगे और उनके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि सिंपल प्रोसेस तो आपने उनके अकाउंट के अंदर जो भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे या जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे डेबिट क्रेडिट करके सीख लिए थे, मगर उसका टोटल इंपैक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग दीज आइटम्स आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिखाने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए इसको ध्यान से कर लेंगे और फटाफट से बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर और लाइक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।